यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के सबसे सही इलाज के बारे में। ठीक है कि अपने को कब कौन सी दवा देनी है, किस स्टेज पे कौन सी दवा यूज़ करनी है, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। आपको पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो बीटा सेल्स जो होती हैं, ठीक है, पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं ना, उनका जो वर्क होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। और जो ओल्ड एज के पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो इसके बारे में आज अपन अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज़ के जो टाइप्स होते हैं। वो पहला आता है टाइप 1। टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि जो इंसुलिन जो होता है ना वो बन ही नहीं पाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता नहीं है प्रॉपर। टाइप सेकंड के अंदर क्या है कि इंसुलिन जो बनता है ना वो यूज़ नहीं हो पाता, रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है कि जो पेनक्रियास इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, जो ब्लड ग्लूकोज है उसको मतलब कि कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन टाइप का जो डायबिटीज़ देखने को मिलता है वो टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो लोगों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो डायबिटीज़ का अपन ये पता लगा लेते हैं कि अपन कब मानेंगे किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो चुका है। तो यहाँ अपन एक ब्लड ग्लूकोज चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि नॉर्मल जो रेंज होती है फास्टिंग में, अगर आप किसी की ब्लड शुगर चेक करते हो, अगर इस रेंज के बीच में आती है तो वो मतलब नॉर्मल है। ठीक है, आफ्टर ईटिंग में ये रेंज होनी चाहिए और खाने के 2-3 घंटे के बाद में ये रेंज होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल है। अगर ये रेंज जो आ रही है 101 से 125, अगर फास्टिंग में किसी की शुगर आ रही है तो वो मतलब कि जो डायबिटीज़ उसको अभी मतलब कि कंप्लीटली हुई नहीं है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल उसका बड़ा है। ठीक है, लेकिन वो पेशेंट डायबिटिक नहीं है। डायबिटिक हो सकता है अगर उसकी शुगर को कंट्रोल नहीं किया गया हो। तो ऐसे ही आफ्टर ईटिंग में और 2-3 आवर्स आफ्टर ईटिंग के बाद में अगर किसी पेशेंट की फास्टिंग में शुगर 126 के अबव जा रही है तो मतलब वो पेशेंट डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ हो चुका है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है। ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज तक किसी भी पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, एक्सरसाइज वगैरह करके खाने को कंट्रोल करके इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक हो चुका है, उसको डायबिटीज़ हो गई है, तो वहाँ पे अपन उसको मेडिसिन देकर उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ अपन देखेंगे स्टेजेस टू द ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले अपने को डायबिटीज़ अगर किसी को हो रखी है तो कब किस टैबलेट से अपने को शुरुआत करनी है। ठीक है, उसके बाद में उसको कैसे कैसे उसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है और कैसे किसी पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे स्टेज बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले आती है स्टेज 0। ठीक है, अगर किसी पेशेंट की जो पीपी है, जो मतलब कि खाना खाने से पहले अगर किसी की जो शुगर है वो 160 या 200 mg% आ रही है, ठीक है, तो अपन शुरुआत में क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डाइट चेंज का अपन सलाह देंगे कि मीठा वगैरह ना खाए। ठीक है, जो पोटैटोज वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर शुगर ज़्यादा होती है, ठीक है, ग्लूकोज ज़्यादा होती है, वो उनको बिल्कुल बंद करवा दे। उसके बाद में एक्सरसाइजेस बताएं कि सुबह घूमना, खाने के बाद में घूमना, ठीक है, और जूसेस वगैरह पीना, ठीक है, जो कि मतलब खाने को जो पचाते हैं, जैसे करेले का जूस वगैरह हो गया। तो इन सबको अपन सम्मिलित करके और उनको लगभग 3 महीने का टाइम देते हैं कि ये जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को उसको डाइट और एक्सरसाइज में चेंज करना ही बताया जाता है। स्टेज 0 के अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाती है शुरुआती दौर में। ठीक है, उसके बाद में अगर 2-3 महीने हो गए लेकिन उसकी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो हमेशा आपको स्टार्ट करना है टैबलेट मेटफॉर्मिन 500। ठीक है, जो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की जो टैबलेट आती है 500 mg की, उससे आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको उसको वो टैबलेट देनी है स्टेज 1 में। ठीक है, उसके बाद में जैसे अपन मान लेते हैं कि जो स्टेज 1 में अपन ने जो मेटफॉर्मिन दी उससे जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, अभी भी 160 अबव जा रही है, 200 के अबव जा रही है, तो अपन सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, ऐड सल्फोनाइल यूरिया। ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया में अपन जो टैबलेट आती है ग्लिम्पराइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्लिम्पराइड के बजाय अपन जो ग्लीबेंक्लामाइड 5 mg आती है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लिक्लेजाइड आती है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं, और ग्लिपिजाइड आती है, इनको भी अपन यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट mg में। तो जो ये सल्फोनाइल यूरिया है वो अपन ओडी या फिर पेशेंट को बीडी दे सकते हैं। ठीक है, जो उसकी जो किस टाइम पे उनका जो शुगर लेवल होता है वो ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से अपन उसको ओडी या बीडी पेशेंट को दे सकते हैं। या फिर जो इनका मेटफॉर्मिन या ग्लिम्पराइड का कॉम्बिनेशन भी आता है उसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेज 2 में अपन जो क्या है कि मेटफॉर्मिन के अंदर अपने को क्या करना है, ग्लिम्पराइड जो कि सल्फोनाइल यूरिया है वो अपने को ऐड करनी है। उसके बाद में अगर फिर भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो अपने को थर्ड ड्रग उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थर्ड ड्रग ऐड करने के लिए अपन सबसे जो बेस्ट जो मानी जाती है वो सीटाग्लिप्टिन 100 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओडी दिया जाता है। ठीक है, उसकी बजाय आप उसमें जो वोग्लीबोस 0.3 mg की जो होती है उसको भी आप दे सकते हो, या फिर जो पायोग्लिटाजोन जो होती है 15 mg की टैबलेट होती है उसको भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन जो भी तो थर्ड ड्रग अपन न्यूअर ड्रग ऐड करेंगे जो मैंने बताई है सीटाग्लिप्टिन, ठीक है, जो पायोग्लिटाजोन बताइए, वोग्लीबोस बताइए, ये आपको दिन में सिर्फ एक बार ही देनी है, मतलब पेशेंट को सिर्फ एक बार देना ओडी। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है,
तो स्टेज 3 में अपन ने सल्फोनाइल यूरिया भी ऐड कर दिया, उसके अंदर थर्ड ड्रग भी यूज़ कर दिया। अगर फिर भी इफ़ पीपी खाना खाने से पहले पेशेंट की जो ब्लड शुगर लेवल है वो फिर भी अगर 200 के अबव जा रहा है, ठीक है, और HbA1c, ठीक है, ये एक टेस्ट होता है, HB हीमोग्लोबिन से एसोसिएटेड जो शुगर है वो कितनी है, मतलब कि जो RBCs के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उससे कितनी शुगर मतलब कि अटैच्ड है, उससे जुड़ी हुई है। अगर 7% से ज़्यादा है तो मतलब पेशेंट को क्या है, अपने को और आगे ज़्यादा मेडिसिन की देने की ज़रूरत है, हैवी मेडिसिन देने की ज़रूरत है। स्टेज 3 में अपन ये टेस्ट करते हैं। अगर फिर भी अगर उसको पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो अपन नेक्स्ट जो ड्रग होती है उसके अपन जाते हैं। तो अगर अपन H1AC को अपन समझे तो अपन इस रेंज को अपन समझ सकते हैं कि अगर जो उसकी जो परसेंटेज 5.7 से अगर नीचे आ रही है तो वो नॉर्मल है, ठीक है, और 5.7 और 6.4 तक आ रही है तो वो प्री डायबिटिक होता है, ठीक है। ये फास्टिंग की मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद में अगर डायबिटिक की अगर 6.4% से अगर अबव जा रही है तो पेशेंट डायबिटिक है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपन ने बता दिया कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे कैसे आपको ड्रग्स को आगे मतलब फॉरवर्ड करना है, उसमें ऐड करती जानी है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर फिर भी अगर उनकी जो अपने थर्ड स्टेज पे अपन ने सीटाग्लिप्टिन ऐड किया, वोग्लिबोस वगैरह जो भी है, दोनों तीनों में से एक ऐड करना है। उसके बाद में भी अगर आपकी जो शुगर लेवल है वो हाई है, ठीक है, जो 200 जो mg% होता है उससे अबव जा रही है, तो आपको ऐड बेसल इंसुलिन, ठीक है। बेसल इंसुलिन क्या होती है, अपने जो पेनक्रियाज होता है उसका काम होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। अब वो इंसुलिन धीरे धीरे क्या करता है, अपना जो ग्लूकोज जो होता है उसको वो क्या करता है, मतलब कि जो कन्वर्ट करता रहता है, जो ब्लड ग्लूकोज को कन्वर्ट करता रहता है एनर्जी में। तो सेम जो बेसल इंसुलिन होता है वो सेम उसी के जो काम को कॉपी करता है कि कुछ टाइम पीरियड के अंदर मतलब कि कुछ मतलब कि जो साइकिल्स होते हैं उनके अंदर जो वो जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको वो कन्वर्ट करता रहता है। सेम जो पेनक्रियाज का जो इंसुलिन जो फॉर्म होता है उसकी तरह वो उसको कार्य को कॉपी करता है, ठीक है, उसके काम को कॉपी करता है। तो यहाँ पे अपन को बेसल इंसुलिन ऐड करनी पड़ती है, जिसके अंदर अपन इंजेक्शन मिक्स स्टार्ट जो होता है 30:70 का जो इंजेक्शन होता है उसको लगाया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर जो इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है ना, इसको लोग मतलब कि आपको जो नर्स होती है या फिर डॉक्टर होते हैं वो आपको बता देता है कि आपको अंडर स्किन के जस्ट नीचे आपको कैसा लगाना है। तो इस इंजेक्शन को लोग खुद ही लगा लेते हैं, एक बार सिखाने के बाद में वो खुद इसको ऑटोमेटिकली खुद ही लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो मिक्स स्टार्ट 30:70 का मतलब क्या है कि जिसके अंदर जो 70% है इंसुलिन आइसोफिन है, ठीक है, और 30% जो ह्यूमन इंसुलिन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि साइकिल्स में उसको जो ब्लड ग्लूकोज है उसको धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट करती रहती है। तो यहाँ तक स्टेज 4 तक जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं उनकी शुगर कवर रहती है, इंसुलिन की जरूरत बहुत कम पड़ती है, टैबलेट से ही काफ़ी जो ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं उनकी भी मतलब कि कवर होती रहती है। लेकिन जो अगर कोई ओबेस पर्सन है तो उसकी कई बार कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो अपने को जो मिक्स स्टार्ट इंजेक्शन वगैरह इंसुलिन के जो इंजेक्शन आते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब उसके बाद में मिक्स स्टार्ट इंजेक्शन की अगर मैं डोज की बात करूँ तो स्टार्टिंग में आपको 10 यूनिट्स देनी है मॉर्निंग में खाना खाने से पहले, ठीक है। उसके बाद में अगर उसको फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो हर 3 दिन के बाद में आपको 2 से 4 यूनिट उसकी बढ़ाते जाना है जब तक कि वो कंट्रोल ना हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब भी उसकी जो बेसल इंसुलिन की डोज मैंने बताई आपको शुरुआत में 10 यूनिट देनी है, उसके बाद में हर 3 दिन में आपको 2 से 4 यूनिट बढ़ाती जानी है। जब यूनिट उसकी 30 यूनिट पर डे अगर इंक्रीज़ हो जाती है, 30 यूनिट पर डे के लगभग पहुंच जाती है, तो आपको क्या करना है, उसको पार्ट्स में देना है, ठीक है। अगर पेशेंट की जो शुगर होती है वो मॉर्निंग में हाई रहती है तो आपको मॉर्निंग में उसको 20 यूनिट्स देना है और इवनिंग में 10 यूनिट्स देना है, ठीक है। अगर किसी की इवनिंग में ज़्यादा रहती है तो इवनिंग में आप 10 यूनिट्स दे दो, मतलब अगर इवनिंग में ज़्यादा रहती है तो इवनिंग में 20 यूनिट्स दे दो, मॉर्निंग में आप 10 यूनिट्स दे दो। ऐसे आपको डिवाइडेड पार्ट्स में उसको 2 बार में डोज देनी है। और जो बाकी जो टैबलेट्स आपकी चल रही हैं, सल्फोनाइल यूरिया और जो मेटफॉर्मिन वगैरह चल रहा है, उन सबको आपको कंटिन्यू रखना है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इंजेक्शन जो होता है ये लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है, लंबे समय तक काम करता है। साइकिल्स में मैंने बताया आपको इंसुलिन के काम को कॉपी करता है, लेकिन आपको इसके साथ में टैबलेट्स भी कंटिन्यू रखनी है ताकि वो भी कवर करते रहे, जो डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल में रखे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बेसल इंसुलिन है जो अपने जो डोज दे रहे हैं उसके बाद में भी जो 200 mg से अगर अबो किसी की जो शुगर अगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है सीवियर केसेस में, तो वहाँ पे बोलस ऐड किया जाता है। बोलस क्या होता है कि जो शॉर्ट एक्टिंग के लिए इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन ह्यूमन इंसुलिन आर, ठीक है। ये ह्यूमन इंसुलिन आर क्या होता है कि जो सोल्यूबल इंसुलिन होता है ये क्या काम करता है कि जो थोड़े टाइम के लिए ही ये काम में लिया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग मतलब कि जो जैसे अपन ने बताया कि जो बेसल जो होता है वो काम को कॉपी करता है और साइकिल्स में उसको कन्वर्ट करता रहता है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम में, जैसे खाना खाने से पहले लिया, जैसे ही खाना खाया तो अचानक से जो इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ा उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसकी डोज की बात करूँ तो इसको 4 यूनिट सुबह, ठीक है, 0 उसके बाद में आप 0 यूनिट, अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसको 4 यूनिट सुबह मॉर्निंग में, और जो लंच से पहले भी 4 यूनिट आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो एक बार मैंने बताया कि आपको नर्स बता देती है कि आपको अंडर द स्किन इसको इंजेक्ट किया जाता है, वो कैसे इंजेक्ट करना है वो पेशेंट दे खुद ही सीख जाता है।
उसके बाद में अगर आपको ये जो पेशेंट को जो शुगर है उसको मॉनिटर करना पड़ता है प्री लंच और प्री डिनर, ठीक है। जो मॉर्निंग में जो अपन ने दी है ऐड 2 से 4 यूनिट, ठीक है, उसको अगर अपन ने जो ये डोज मैंने बताई है कि उसको अपन 4 यूनिट देंगे, फिर 0-0। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 4 यूनिट्स मॉर्निंग में नाश्ते से पहले, 4 यूनिट उसको लंच से पहले देंगे और डिनर में उसको कुछ नहीं देंगे। लेकिन अगर इतना करने से भी उसकी कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपको मॉर्निंग के अंदर 2 से 4 यूनिट उसको हर 3 दिन में इंक्रीज़ करनी है, ताकि उसकी जो लंच से पहले की जो शुगर है वो 180 mg से नीचे ही रहे, ठीक है। लंच से पहले, जो लंच करने से पहले उसकी शुगर मेजर करेंगे अपन, तो वो 180% से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रही है, तो हर 3 दिन में आपको इतनी यूनिट उसमें ऐड करते जानी है इंसुलिन की, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं प्री डिनर की बात करूँ, अगर प्री डिनर में भी जो जो शुगर का अगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप ऐसे ऐड 2 to 4 यूनिट टू नून, ठीक है, दोपहर में आप उसको ऐड कर सकते हैं, ताकि उसका जो प्री डिनर का जो शुगर लेवल है डिनर करने से पहले वो कंट्रोल में रहे और डिनर करने के बाद में उसकी शुगर लेवल बढ़े ना, ठीक है। लेकिन अगर वो मतलब कि कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, ह्यूमन इंसुलिन आर जो होता है उसको डोज बढ़ा देनी है। मॉर्निंग में आपको देना है 10 यूनिट्स, और जो प्री लंच जो होता है, लंच से पहले आपको उसको देनी है 12 यूनिट, और जो प्री डिनर होता है उसके लिए आपको देनी है 8 यूनिट, ठीक है। सीवियर केसेस के लिए ह्यूमन इंसुलिन को इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आपको इतना करने से अगर उसकी जो शुगर होती है लगभग 100% पेशेंट की ना वो लगभग कवर हो जाती है, ठीक है। अगर इतना अपन डोज दे रहे हैं तो उसकी जो डायबिटीज़ रहता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो सल्फोनाइल यूरिया अपन ने ग्लिम्पराइड वगैरह जो यूज़ किया था उसको आप स्टॉप कर सकते हो। अगर जो ह्यूमन इंसुलिन जो अपन ने ह्यूमन इंसुलिन आर जो अपन ने दिया है, ठीक है, जो कि बोलस जो है उसको अपन यूज़ कर रहे हैं और उससे अपना जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, तो आप सल्फोनाइल यूरिया को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें बाद में आपको क्या करना है कि जो आपकी जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल रखने के लिए आपको जो मेटफॉर्मिन और जो थर्ड ड्रग अपन ने ऐड की थी, सीटाग्लिप्टिन हो सकती है, वोग्लिबोस हो सकती है, उसको ओडी, और मेटफॉर्मिन की बीडी, ठीक है, इन दोनों को आपको कंटिन्यूसली रखना है, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू आपको ये टैबलेट्स हमेशा रखनी है, ठीक है, और जो अपन ने डोज बताई है उसको आपको कंटिन्यूसली देना है। अब कुछ जो न्यू कॉन्सेप्ट्स जो आजकल लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं किसी की भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कि ऑलवेज स्टार्ट विद मेटफॉर्मिन। जो मैंने बताया कि हमेशा आपको स्टार्ट करना चाहिए मेटफॉर्मिन 500 टैबलेट से, चाहे पेशेंट थिन हो, पतला हो या मोटा हो, कैसा भी पेशेंट हो, आपको हमेशा मेटफॉर्मिन से ही स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद में, क्योंकि जो बीटा स्टिमुलेटर जो होती हैं, बीटा स्टिमुलेटर शुड बी एडेड एट द लास्ट, ठीक है। उसके बाद में जो बीटा स्टिमुलेटर होता है, जो सल्फोनाइल यूरिया जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, बीटा स्टिमुलेशन का काम करता है वो, ताकि वो बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो सल्फोनाइल यूरिया को अपन को लास्ट में ऐड करना है, ठीक है, पहले आपको मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि जो बीटा सेल्स जो होती हैं उनको रेस्ट मिल सके और रिकवर होने का चांस मिल सके, स्टिमुलेट हो सके वो, और उनको रिकवर होने का चांस मिल सके, ठीक है। तो स्टेज 2 पे आपको क्या करना है, तो मेटफॉर्मिन और वोग्लिबोस आजकल दिया जाता है सल्फोनाइल यूरिया को छोड़ के, तो सेकंड स्टेज पे आजकल वोग्लिबोस और मेटफॉर्मिन को यूज़ किया जाता है, सल्फोनाइल यूरिया को लास्ट में ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो पायोग्लिटाजोन या सीटाग्लिप्टिन जो मैंने बताया, इन तीनों में से वोग्लिबोस, पायोग्लिटाजोन या सीटाग्लिप्टिन में से आपको एक देनी है। मेटफॉर्मिन के साथ में अब जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो दिया जाता है, सल्फोनाइल यूरिया को लास्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। स्टेज 3 के अंदर ग्लिम्पेराइड या फिर जो अदर सल्फोनाइल यूरियाज हैं उनको ऐड किया जाता है। जो मैंने अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट जो आया है, जो मतलब कि जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, वो पहले तो सल्फोनाइल यूरिया को मतलब कि वोग्लिबोस से पहले जो थर्ड ड्रग अपन ने ऐड की उससे पहले मेटफॉर्मिन के साथ लोगों को दिया जाता था। तो मेटफॉर्मिन और ग्लिम्पेराइड का कॉम्बिनेशन में जो आती है वो पहले दिया जाता था, लेकिन आजकल उसको शुरुआती में जो स्टेज होती है उसमें मेटफॉर्मिन, उसके बाद में उसको में वोग्लिबोस या पायोग्लिटाजोन, सीटाग्लिप्टिन एक टैबलेट ऐड की जाती है। उसके बाद में लास्ट में उसको फिर सल्फोनाइल यूरिया, जो ग्लिम्पेराइड वगैरह है वो सब ऐड किया जाता है। उसके बाद में उसको इंसुलिन पे लाया जाता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी डायबिटीज़ को, किसी भी पेशेंट की डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट को इलाज इसी तरीके से दिया जाता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर शुगर लेवल के हिसाब से अपने को कब कौन सी दवा देनी है, सीवियरिटी में कौन सी दवा देनी है, और कैसे कैसे उसकी डोजेस को या फिर ड्रग को चेंज करते जाना है ताकि उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।